कलरिंग मैटर है और तेल है। तो ये जो हेक्सेन है C6H14, ये जाकर के तेल इसमें सॉल्युबल हो जाता है। तो ये तेल सॉल्युबल होकर किस में आ जाता है, इसको हम फिल्टर करके निकाल लेते हैं और फिर हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे पेट्रोल की करते हैं, और फिर हम इसको हेक्सेन को अलहदा कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और तेल का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है, जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा होगा। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जितनी देर से आएगा तेल उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। इसको कहते हैं स्मोक पॉइंट। जल्दी आएगा तो तेल खराब होगा, डिटोरेट करेगा, टूट जाएगा। तो हेक्सेन का कम होता है। ये जो हेक्सेन से निकालते हैं तो फिर ये सेकंड ग्रेड, जिसको पोमेस ओलिव ऑयल आपको मैं एक मार्केट में बताऊंगा, तो दूसरे उसकी वो अहमियत नहीं होती। लेकिन जब हम तेल ले रहे हैं उसमें हम विटामिन ए, डी और ई, के को हम उसमें फॉर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और वो आगे से तेल ही खराब हो, उसकी क्वालिटी नहीं हो, सही नहीं हो, तो फिर तो वो सब चीज़ बेकार हो जाती है। तो उसकी जो पहला पैरामीटर होता है रिफाइनिंग ऑफ ऑयल का, हम कहते हैं कि इसका जो तेल रॉ आप आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, जब वो आएगा तो हम उस रॉ मटेरियल को चेक करेंगे, तो उसका पहले सबसे पहले FFA चेक करते हैं, फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड जो है, अच्छा तेल का जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तेल अगर मैं आपको एक प्याली में पेश करूँ और कहूँ कि ये प्याली आप पिए, या तो सजा ही होगी, और मैं एक कच्चा आलू आपसे कहूँ कि आप कच्चा आलू है ये कटिंग के आप खाएं, तो ये भी सजा होगी। लेकिन जब दोनों को मिला के मैं फ्रेंच फ्राइज बनाऊँ, सही समझिए आप, फिर मजा आएगा। हाँ, तो फिर जरा बच्चों के आगे, बड़े के आगे, डायबिटीज के आगे, सभी मतलब आप समझ रहे, अलग अलग कुछ भी उनकी वैल्यू नहीं है। जब दोनों को मिक्स किया और सिर्फ आपने फायर डाला, सही है, और फिर आखिर में आपने सॉल्ट छिड़का, और सॉल्ट भी आखिर में छिड़कना चाहिए, कभी भी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए। तो जो सीजनिंग कहलाती है ना, फिर आप तो उसके अंदर फिर उसका एक मजा आता है। तो अब आप इसको भी देखिए कि वो तेल क्या करता है फूड के साथ। तेल कुछ भी नहीं करता है, तेल सिर्फ क्या करता है कि वो हीट को पहुंचा देता है। इट इज ऑयल इज द फैट इज अ कैरियर टू ट्रांसमिट द हीट। वो जो आलू के अंदर 80% 79% पानी था, तो तेल उसका हीट लेके घुसता है और उसका पानी उड़ाना शुरू करता है, उड़ाते उड़ाते उड़ाते। ऐसा लेस का चिप्स टेस्ट होता है कि जब तक वो यहाँ पे मैं खाऊं तो आवाज आपको आए, क्वालिटी टेस्ट है ये। यानी मैं यहाँ पे लेस का खोलूं तो आप उसकी चिबाने की, मेरी उसकी क्रंच की आवाज सुने उसकी, तो फिर वो होगा। वरना वो अगर हो गया कि बड़ा एक जरा सा मॉइस्चर आ जाए खत्म, बिस्किट में जरा सा मॉइस्चर आए खत्म। तो ये इसकी क्वालिटी पैरामीटर टेस्ट होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर अच्छा ज्यादा वाटर के अंदर तो मैंने बताया ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन पूरा समुद्र है, लेकिन तेल के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखिए अल्लाह ताला ने इसको तो अल्कोहल को तो हराम रखा, इथेनॉल हराम है, लेकिन इथेनॉल की बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी आपकी चीजें होती हैं इथेनॉल के अलावा जिसको हम यूज करते हैं। जैसे ऑयल एंड फैट के अंदर भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो अल्कोहल होता है, जो इसकी फॉर्मेशन होती है, सिंथेसाइज होता है। और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? तेल लालू खेत में नहीं, ये होता है लिविंग सेल में, प्लांट के या एनिमल के लिविंग सेल में होता है, आपके हमारे सेल में बनता है। और ये सेल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसको हम निकाल के खाते हैं, चाहे हम वो एनिमल फैट ले रहे हो या तेल ले रहे हो। तो ये जो तेल जो सिंथेसाइज होता है ये बेसिकली इसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एक मॉलिक्यूल होता है। देखिए दुनिया में 2 क्लासिकल रिएक्शन कहलाते हैं। अगर आप अगर इसको एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। HCl को आप NaOH से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये बार बार आप टेस्ट करते हैं टाइट्रेशन वगैरह, हम समझे। तो ये जो सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट NaCl बन रहा है, तो जो Na है वो बेसिकली सोडियम से आ रहा होता है और उसका जो Cl है वो HCl से आ रहा होता है। आप समझ रहे हैं? तो जो सोडियम सॉल्ट में आता है तो इसको कहते हैं कि सॉल्ट इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड द बेसिक रेडिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो एसिड से Cl आ रहा है वो एसिडिक रेडिकल कहलाएगा Na, और जो सोडियम Na आ रहा है वो उसका बेसिक रेडिकल कहलाएगा सॉल्ट का। तो
तेल के अंदर जो चीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रिफाइनिंग के अंदर, उसको एजिटेशन प्रोसेस कहते हैं। और तेल के मॉलिक्यूल में से 3 हार्ट यानी 3 कार्बन होते हैं और तीनों पे OH ग्रुप होता है, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा क्लासिकल रिएक्शन ये कि अगर मैं एसिड को रिएक्ट कर दूं अल्कोहल से तो ईस्टर बन जाएगा। एसिड को रिएक्ट कर दूं, बेस को हटा दूं और मैं उसको लगा दूं तो वो बन जाएगा ईस्टर बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल जो है ये ईस्टर है, ये ट्राई ईस्टर है, यानी ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के ऊपर इसमें 3 ईस्टर ग्रुप्स होते हैं और इसलिए इसकी केमिस्ट्री पूरी तब्दील होती है। और इसका जो अल्कोहलिक यानी जो अल्कोहल का पार्ट होता है, जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उस पर आपके फैटी एसिड मॉलिक्यूल तो ये उसके ऊपर ये लगा ही होता है। तो अब वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर 3 फैटी एसिड लगे होते हैं, यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पे बिल्कुल पानी एक निकलता है और 3 ईस्टर्स बन जाते हैं। अब वो 3 ईस्टर जो होते हैं वो अगर उसको मैं 2 पार्ट में करूँ तो एक अल्कोहल पार्ट है और बाकी फैटी एसिड पार्ट है। व्हाई इट इज फैटी एसिड? बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक एसिड बट नाउ इट बिकम द पार्ट ऑफ द ऑयल एंड द फैट, सो इट इज कॉल्ड द फैटी एसिड। क्योंकि वो है तो फैटी एसिड लेकिन वो तेल और फैट के मॉलिक्यूल का पार्ट सब बना हुआ है, इसलिए हम उसको फैटी एसिड कहते हैं। सबसे छोटा मॉलिक्यूल फैटी एसिड का ब्यूटारिक एसिड कहलाता है, 4 कार्बन, और 16 कार्बन का पामेटिक एसिड कहलाता है, 18 कार्बन का स्टेरिक कहलाता है, ओलिक एसिड कहलाता है। तो जो जो इनके सोर्स निकलते हैं इनको उनके नाम पे दे दिया गया। फटो से निकला ब्यूटारिक, कैप्रोइक, कैप्टालिक और कैप्रिक एसिड, वो ग्रीक उसको बकरी को कैप्री कहते थे, उसके बकरियों से निकला उसके नाम पर चला गया। माइलेस्टिक एसिड, इस तरह से आपने जो है वो इसका नाम सुना हुआ है आपने, 14 कार्बन का जो फैटी एसिड हो, तो उसको हम वो 4 से निकला है तो उसको हम उसके फैटी एसिड्स के नाम पे रख दिया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इनके सोर्स के ऊपर बेसिकली नाम रखे गए। तो हम जब तेल की क्वालिटी डिटरमिन करते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जीसी पे उस मॉलिक्यूल को तोड़ के उसके फैटी एसिड डिटरमिन करते हैं, जिसमें कौन सा फैटी एसिड कितनी तादाद में मौजूद है, उसके बेसिस पे हम तेल की क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं। जो भी मुझे तेल दे दिया जाए 5-6 और कहा जाए ये कौन सा तेल बेहतर है, तो मैं उसका क्या करूँगा, उसका डेरिवेटिव बनाऊंगा और उसमें मैं जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी पे ये मालूम कर लूंगा कि कौन से फैटी एसिड कितनी तादाद में मौजूद है। तो मैं तेल का ना फिंगरप्रिंट दे दूंगा आपको, ये तेल वाकई में सोर्स है या नहीं, और ये जो ऑयल जो है ये इसकी क्वालिटी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फैटी एसिड। फैटी एसिड सही है फैट, लेकिन इट्स ए ऑर्गेनिक एसिड। अब ये तेल जब हमने मलेशिया में लिया था तो ये उसको एक्सट्रैक्ट किया सीड से, तो बाय द पैसेज ऑफ द टाइम, बाय द स्टोरेज, बाय सनलाइट, by container, due to any reason, there are several hundred reasons, वो तेल का जो फैटी एसिड होता है हर एक मॉलिक्यूल पे, जैसे ऑक्सीजन, वाटर के हर मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के लगे। वो तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल वास्ट बन जाती है। आप जैसे 26 अंग्रेजी अल्फाबेट से बनाते हैं ना, अब आप मुझसे पूछें कि आपको अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं, तो ना मैं आपको बताऊंगा, मैं वो भी आपका सबसे स्टूपिड क्वेश्चन। तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, नेचर बनाती है, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल में फैटी एसिड को मुख्तलिफ करती है। कमाल ये 4 कार्बन से 22 कार्बन तक के होते हैं और 30 कार्बन तक भी चले, और सब ज्यादातर इवन नंबर में 4, 6, 8, 10, 12। और फिर इससे हम फैमिली बनाते हैं, ओमेगा सही है, यानी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। बड़ी कमाल की चीज़ होती है, ये फैमिली बड़ी ज़बरदस्त होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कितनी इफेक्टिव है हमारी इस चीज़ों के लिए। तो ये इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है कि वो तेल रखा हुआ है तो उसका एक फैटी एसिड टूट के निकल गया। जब वो निकल जाता है तो तेल के मॉलिक्यूल के पास 2 फैटी एसिड रह गए, तो तेल का मॉलिक्यूल का ऑयल है। लेकिन वो जो फैटी एसिड टूट के निकला, वो चाहे ब्यूटारिक हो, कैप्रिक हो, माइलेस्टिक हो, सही है, लॉरिक एसिड हो, लॉरिक मुझे याद है लाट, सुअर की चर्बी को लाट कहते हैं, तो लॉरिक एसिड हो, कोई जब वो टूट के निकलता है ना तो फिर वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी बिहेवियर शो करने लगता है।
जब वो एक ऑर्गेनिक तेल का एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड टूट के निकला किसी वजह से भी, स्टोरेज की वजह से, प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ की वजह से, मेटलिक की वजह से, सनलाइट से, यूवी लाइट से, या आपकी मिस हैंडलिंग की, मॉइस्चर से, ट्रांसपोर्टेशन से, जब वो फैटी एसिड निकलेगा तो फिर वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक। उस तेल में खटास आएगी, हम उस तेल को कहेंगे रेसिड करेंगे, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो आप लेंगे तो आपको अनईजी लगेगा। नाउ वी शुड हैव टू रिमूव दैट फैटी एसिड। तो हम उसको अल्कली से सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके करेंगे। जैसे ही आप फैटी एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% का डालेंगे तो उस फैटी एसिड को हम कहते हैं FFA, फ्री फैटी एसिड, यानी अब वो तेल के अंदर फ्रीली घूम रहा है और अपनी तेल के मॉलिक्यूल की वजह अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक उसको शो कर रहा है, एंड वी डोंट नीड दैट कैरेक्टरिस्टिक। वो अपनी हम तेल में वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक तो अचार वाली नहीं ढूंढेंगे। तो उसको क्या करें भाई, उसकी पहला स्टेप होता है रिफाइन, उसको निकालो। हाउ कैन वी रिमूव? वी नीड ए मैग्नेट। उस एसिड को निकालने के लिए हमें एक बेस से रिएक्ट करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो वो ब्यूटारिक एसिड है, वो सोडियम ब्यूटारेट बना देगा। तो व्हाट इज सोडियम ब्यूटारेट? इट इज अ सॉल्ट। अगर पामेटिक सोडियम खत्म कर, अच्छा, अच्छा, एक आपसे वो है, असल में मैसेज ऐसे आता है कि आप ज़्यादा लंबा करने खत्म करें, तो वो आप 4 लोग यहाँ स्टे किए हुए, तो वो आपको चेकआउट करना है, तो आप अपना वो सामान निकाल लें, भले आप सामान यहाँ ले आए, सही है। तो आप यहाँ कोई लोग बैठे हुए जिनका रूम के अंदर आज ऑक्यूपाइड है, तो उनका चेकआउट टाइम हो गया, तो आप ले आए वो सामान। ये आपको यहाँ जो मैनेजमेंट है बता दें कि आपका सामान कहाँ है। तो वैसे यहाँ टेबल के नीचे भी रख सकते हैं, कभी ऐसी कर लिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। बड़े जालिम होते हैं, ये डबल चार्ज कर देते हैं चेकआउट टाइम। और मोइन साहब की मुश्किल हो जाएगी। सर, थैंक यू फॉर। तो ये जो फ्री फैटी एसिड है, इसकी क्वांटिटी बहुत पॉइंट पे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए 2%, 3% है। और अगर ये मैंने आपको बताया ये हो जाएगा, तो रिफाइनिंग में इसको निकालने वाले स्टेप को एजिटेशन स्टेप कहते हैं। तो एजिटेशन में हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जहाँ पे भी एसिड होगा अल्कली, वो उसे सॉल्ट बना देगा। और जो वो सॉल्ट बनाएगा, अगर ब्यूटारिक है तो सोडियम ब्यूटारेट, पामेटिक है तो सोडियम पामेट, स्टेरिक है सोडियम स्टेरेट, इस तरह से बहुत सॉल्ट बना देगा। इस सॉल्ट को सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू। उस वैल्यू से हम डिटरमिन करते हैं कि इसके अंदर फैटी एसिड की कितनी तादाद में तेल कितना खराब है, उस वैल्यू से। और उस वैल्यू को हम माइनस करके अनसैपोनिफाइड वैल्यू भी निकालते हैं। ये सब तेल की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सिंपल प्रोसेस ये है कि उसको हम तेल को बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हाइड्रोजन के बाद अगर देखें तो लिथियम आता है, यानी हाइड्रोजन का हीलियम आता है, हीलियम के बाद लिथियम आता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीरियम, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। और ये सब बेस बनाने के महारत है। लिथियम पहला मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी लिथियम 3 है, 3 में 8 जमा करें 11 सोडियम बनता है, 11 में 8 जमा करें 19 पोटेशियम। ये 2 सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ग्लास का बेस बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बराबर में जो ब्रिलियम फैमिली से ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये अल्कली भी होते हैं और अर्थ में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो इसको हम बेस से ट्रीट करते हैं। क्लासिकल रिएक्शन ये कि एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। तो ये सॉल्ट जो है, तो उसमें जो एसिड, जो फ्री एसिड है, वो सोडियम, उसके सोडियम के सॉल्ट बनाते हैं। जो भी फैटी एसिड है, जैसे कैप्रोलिक है तो सोडियम कैप्रोलेट बनाएंगे, पामेटिक है सोडियम पामेट, सोडियम स्टेरेट। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सैपोनिफिकेशन। इसको आम जबान में कहते हैं सोप फॉर्मेशन। ये जो सोडियम, ये जो सॉल्ट बनता है, ये सोप होता है। दिस इज सोप, इसलिए हम कहते हैं चर्बी से सोप बनता है। जो खाने जो शादी हॉल के तरह होते हैं, उनके बर्तनों से भी चर्बी निकाल कर उसका भी सोप बनाते हैं, फिर उससे घर बर्तन धोते हैं। मतलब ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये जो सोप जो बनाते हैं, इसी से बनाते हैं। तो अब आप देखिए, तेल गंदगी करता है, फिर उसी से वो
वॉशिंग का मटेरियल, फिर उसके अंदर आप एक सल्फोनेटिंग ग्रुप्स ऐड कर देते हैं जिससे आपका वो डिटर्जेंट बन जाता, सर्फ वगैरह। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप शाम में बैठे सोप, सर्फ और तेल, और जरा उनका बजट पूछे, आप लोगों को तो पता है ये मार्केटिंग का बजट तेल का कितना होगा, डॉलर के लोग बैठे उनको पता है, मार्केटिंग में जानता हूँ करोड़ों का बजट होगा, यानी इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, जाहिर है इसके मैंने। तो ये फ्री फैटी एसिड को हमें रिमूव करना पड़ता है। हमें क्या पड़ता है, इज एन एसिडिक ग्रुप दैट इज नॉट केमिकली बाउंड टू एन अल्कोहलिक ग्रुप। यूजुअली फैटी एसिड्स आर बाउंड टू द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहते हैं यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को, यानी अल्कोहल है उसके 3 मॉलिक्यूल्स पे फैटी एसिड लगे, और ये ट्राइग्लिसराइड इसीलिए कहलाता है। तो ये अगर टूट जाए तो इसको हमें रिमूव करना जरूरी है। अब दूसरी चीज आ जाती है ना, ऑक्सीडेटिव डेंसिटी। अब ये डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन को लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे वहीं पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन आ रही है या मॉइस्चर के जरिए मिल रही है आपको, पानी के मॉइस्चर के जरिए, लेकिन उससे इतना नहीं होता। जो एटमॉस्फेयर होता है उससे ज्यादातर लोग समझते हैं और कि ये जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पर ही ये ऑक्सीडेटिव डेंसिटी, ये बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो मैंने आपसे बताया कि अगर ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड पहले सबसे पहले ओलिव ऑयल में डिस्कवर हुआ, और ये म्यूफा है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द ओलिव ऑयल। यही मॉलिक्यूल्स और कमाल का मॉलिक्यूल्स और इसकी स्टेबिलिटी। ओलिव ऑयल जाहिर अल्लाह ताला ने भी किया, और ये आपको पता है कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये जो यानी कमाल, इसको खाएं तो अच्छा है, हड्डी टूट जाए तो लगाएं तो अच्छा है, मालिश करें तो अच्छा है, बच्चा पैदा हो तो उसकी मालिश डॉक्टर के ओलिव ऑयल से करो, बुढ़ापे के अंदर हड्डियों की एक अजीब ही मेडिकल इस मॉलिक्यूल ओलिव ऑयल के, मतलब कमाल का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब जाए सर्जरी के अंदर करें तो वो कहता है जख्म नहीं सूख रहा, चले आप ओलिव ऑयल लो, आप चले तब में आपको एडवाइस करेंगे सर। यानी जो आपका जख्म में हीलिंग नहीं हो रही है, आपका कैबिज हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो ओलिव ऑयल कहते हैं आपको। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो आपको उसका मेडिसिन ओलिव ऑयल मिलेगा, बड़ा मेडिकल मॉलिक्यूल है इसके अंदर। लेकिन ये अगर तेल पड़ा रहे तो इसकी जो जहाँ पे 9वें-10वें पे डबल बॉन्ड होता है, ओलिव ऑयल के 9वें और 10वें पे डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन होती है। तो 9वां 10वां बॉन्ड के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो अगर आप एक घर में रहते हैं, आप घर का नंबर 200 है, तो आपका एडजेसेंट पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी तो पूरा महल्ला होगा, लेकिन एडजेसेंट पड़ोसी आपका 199 या 201 वाला होगा, सही है, जिसके हुकूक सबसे ज्यादा अदा करने, तो उसी के हुकूक हम सबसे ज्यादा मारते हैं। मतलब जो एडजेसेंट पड़ोसी होगा वो आपसे फायदा भी उठा सकता है, नुकसान भी उठा सकता है आप। तो जो एडजेसेंट होते हैं आपका 9वां और 10वां, तो उसका एडजेसेंट होगा वो 8वां और 11वां होगा, यही होगा, बाकी एडजेसेंट नहीं होंगे। जो उसके एडजेसेंट होंगे वो कहलाते हैं, हम केमिस्ट्री में कहते हैं वो अल्फा कार्बन, यानी 9वां 10वां का 8वां और 11वां अल्फा कार्बन। अल्फा पे जो हाइड्रोजन है, अब कोई मलिक साहब है तो उनकी औलादे भी तो मलिकी साहब कहलाएंगे, खान साहब है तो उनकी औलादे भी। तो जो अल्फा कार्बन है तो उसके जो हाइड्रोजन जो उस पे लगेंगे उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बस उस अल्फा हाइड्रोजन पे ना, जहाँ ऑक्सीजन से एक्सपोज होती है उस अल्फा हाइड्रोजन में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, बेचैन हो जाता है, और वो जो है इसकी एक सीरीज से गुजरता, वहां से ऑक्सीडेटिव डेंसिटी की शुरुआत होती है। एक मॉलिक्यूल में होता, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। चेन रिएक्शन आप जानते हैं, चेन रिएक्शन ये होता है कि बच्चों की लड़ाई हो गई, फिर उनके बड़े भाई आ गए, फिर उनकी मदर आ गई, फिर शाम को अबू आ गए, और फिर पूरा मैदान लड़ रहा। चेन रिएक्शन शुरू हो गया, बच्चों में लड़ाई हुई होते होते। एटम बॉम्ब में भी यही होता है, यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं, एक यूरेनियम टूटता है, उससे 2-3 AU का फर्क आता है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, लेकिन 1 सेकंड के 10 करोड़ हिस्से में होता है, और वो 3 न्यूट्रॉन आगे जाके वो मजीद यूरेनियम को स्प्लिट कर देते, तोड़ देते, यानी 92 प्रोटॉन का 2 क्लस्टर बना देते, 56 का बेरियम का और क्रिप्टॉन का 36 का, और उससे हर मॉलिक्यूल से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन। वो ऐसा चेन रिएक्शन होता है कि विद इन सेकेंड जो होता है वो हेवी एक्सप्लोजन शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं दिस इज टोटल चेन रिएक्शन। बस यहाँ पे भी चेन रिएक्शन शुरू होता है, एक मॉलिक्यूल में होता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल को लपेट में लेता है, तीसरे को लेता है, जंगल की आग। आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कैलिफोर्निया वगैरह में जो आग लगती है,
कोई शराब पीता है, बोतल फेंकी, सनलाइट उस पर लगती है मोस्टली, और वो सनलाइट से वो हीट होता है, हीट से वो सूखे हुए पत्तों में आग लगती है, फिर पूरा जंगल, और फिर वो जहाज पे जहाज पानी बुझाने में लगे हुए। दिस इज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी में चेन रिएक्शन आता है। वो डबल बॉन्ड जो है वहाँ पर अल्फा कार्बन जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है, और फिर ये 3 स्टेप में जा करके पूरे डबल बॉन्ड को बर्बाद करता है, और उसकी वजह से ऑफ फ्लेवर आता है, और उस खराबी को हम ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी कहते हैं। अब इसको डिटरमिन कैसे करते हैं, कैसे आप वो करते हैं? अच्छा, एक ऑयल स्टेबिलिटी इंडेक्स है, ये क्या चीज होती है? ये एक प्रोसीजर फॉर डिटरमिनिंग द स्पीड एट विच द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप इन ए हीटेड ऑयल व्हेन एयर इज बबल्ड थ्रू। हम अगर उसके ऊपर एक एडवर्स कंडीशन डालें और स्ट्रेस डालें और हम उसको ये चीज़ को जनरेट करें, फिर हीट करें और तेल डालें और कितनी जल्दी खराब हो, तो इससे हम मालूम करते हैं कि ये ऑयल कितना स्टेबल रहता है, ये कितने टेम्परेचर तक, कब तक ये रहता है, और ये कब ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाए। सही। तो इसमें एक टर्म आ जाती फिर आयोडीन वैल्यू। ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी को, यानी उसकी हम ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको आईवी कहते हैं, आयोडीन वैल्यू। हम क्या करते हैं कि आयोडीन को डालते हैं, और आयोडीन को कैसे डालते हैं? पोटेशियम आयोडाइड पर सॉल्ट किसी भी फॉर्म में डालते हैं। अब अगर आप देखिए एक चीज अगर मैं आपसे बताऊं कि मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक अननोन क्वांटिटी, मुझे नहीं पता इस तेल में कितने डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं एक ऐसी चीज डालूं, एक ऐसा मैग्नेट डालूं, एक ऐसी चीज करामत डालूं कि वो सारे डबल बॉन्ड को जाके मैं डालूं 100 या 1000 या 10,000 मैंने एटम या मॉलिक्यूल डाले, और वो जो चीज जाए हर डबल बॉन्ड जहां पर है वो जाके एक ही जगह उसके ऊपर बैठ गया। 1000 डाला और जितने डबल बॉन्ड थे वो सब जा करके एक डबल बॉन्ड पर एक मॉलिक्यूल बैठ गया। फिर मैं एक टेक्निक इस्तेमाल करूं, अब वो टेक्निक ये मैं मालूम करूँ कि जो चीज़ मैंने डाली थी अब वो कितनी बची है फ्री, क्योंकि उसमें कुछ तो कंज्यूम हो गई, डबल बॉन्ड पे जाके बैठ गई, और कुछ को जगह नहीं मिली बैठने की, वो घूम रही है अभी। तो मैं अगर उसको डिटरमिन कर दूँ तो मुझे पास एक वैल्यू आ जाती है 450। तो मैंने डाली थी 1000 थी, बाकी कहाँ गई? बहुत आसान है, 1000 में से 450 मालूम कर दो, इसका 550 जो है वो इस्तेमाल हो गई, डबल बॉन्ड के ऊपर बैठ गई, और 450 नहीं बैठ पाई। आप समझ रहे हैं? बड़ा आसान है। तो ये हम इतनी आसान मेथड हम क्या करते हैं, आयोडीन के सॉल्ट आयोडीन को डालते हैं एक मॉलिक्यूल ऑयल, जैसे ये बॉटल भरी इसमें तेल का मॉलिक्यूल। अच्छा, केमिस्ट्री में हमारे पास इतना कमाल है कि इस बोतल के अंदर अगर आप रखेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि यार ये बोतल में कितना पानी है, मैं कहूँगा अच्छा ये 600-700 ml पानी, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन और कितना मॉलिक्यूल पानी है। और मैं अगर इस पानी को तोड़ दूँ, इससे मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन पैदा करूँ, तो मुझे कितनी हाइड्रोजन के आइटम मिलेंगे, कितने ऑक्सीजन के आइटम मिलेंगे और कितने क्या मिलेंगे, मैं हर चीज़ बता सकता हूँ। यानी मॉलिक्यूल एटम के लेवल पे। अभी तो आप IU यूनिट कर रहे थे ना, ये इंटरनेशनल यूनिट कहलाती है। दिस इज वेरी, ये बिल्कुल इंटरनेशनल यूनिट जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि आपकी बॉडी विटामिन ए को कितना रिटेन करती है। यानी विटामिन ए की अलग है, विटामिन डी की अलग है, IU वैल्यू इंटरनेशनल यूनिट, उसका 1 माइक्रोग्राम सबका अलग अलग है, किसका 0.25 है, किसी का 3 है। अब बड़ा हैरान होता, जब मैं पढ़ता था मैं भी बहुत हैरान होता, यार ये तो एक चीज होती है 1 ग्राम के अंदर इतने मिलीग्राम हो गए या 1 किलो में, ये तो हर एक की अलग है, विटामिन डी की अलग है, इंटरनेशनल यूनिट इसके। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना विटामिन डी की कितनी एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करनी है, इंसान की ह्यूमन बॉडी विटामिन ए कितना कर सकता है, सही है। तो इसकी रिटेंशन एबिलिटी बॉडी में कितनी है, तो इसलिए इसकी इंटरनेट जो हार्मोन्स हैं, सही है, वैक्सीन है, इनकी सब IU यूनिट होती है, कोई भी नहीं होती है कि जी 1 किलोग्राम में आप बनाएंगे 100 ग्राम, हर एक का अलग अलग, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल यूनिट। और ये रिवाइज भी होती है, टाइम टू टाइम चेंज भी होती है, यानी आज से 20 साल पहले कुछ और होती थी विटामिन ए की, FDA ने कहा नहीं वो गलत थी, अब ये है, समझे। तो ये यूनिट होती है, लेकिन आप इसका बॉडी एक्यूरेसी से मालूम कर सकते हैं। तो मैं तेल का मॉलिक्यूल भी मालूम कर सकता हूँ कि तेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल है। तो मैं एक इसको अच्छा आसान ये कि मैं उसके अंदर एक आयोडीन का एक सॉल्ट डालूं
और आयोडीन के सॉल्ट को डालेगा तेल में, उसको हीट करके मिक्स करो, वो सारे डबल बॉन्ड के ऊपर जाके बैठ के उसका जो भी तोड़ जो भी करे, एक आयोडीन जाकर के एक डबल बॉन्ड पे बैठ गया। तो फिर हम एक टाइट्रेशन के जरिए ये मालूम कर सकते हैं उसमें कितने आयोडीन बचे, कितने बच गए। जितने बच गए तो बाकी कहाँ गए। ये धोबी का हिसाब की तरह है ना, इतने बच गए तो डाले तो हमने इतने थे, तो बाकी कहाँ गए, तो बाकी डबल बॉन्ड में गए। तो उससे हमें यानी एक प्रीकर्सर बन जाता है, एक रेफरेंस बन जाता है, अच्छा इसमें इतने डबल बॉन्ड, इसकी इतनी डबल बॉन्ड है, तो इसके डबल बॉन्ड को सेव करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट कितना डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप पूरी कैलकुलेशन करके बैठ सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मुझे कितना इसको ट्रीट करना चाहिए। तो ये इसको हम करते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। अगर आयोडीन वैल्यू से हमें पता चल जाता है इसकी कितनी अनसेचुरेशन इस तेल में है, और मैं आपसे कहूँगा जितनी ज्यादा अनसेचुरेशन होगी उतना बेहतर होगा ऑयल, उतनी क्वालिटी हाई होगी, और जितना अनसेचुरेशन संभालना उतना मुश्किल होगा, उतना तेजी से ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी समझिए आप। तो यानी जो कुछ है ना, मुझे अंदाजा जो जहाँ पे प्यूफा होता है वहां पर तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट माइनस भी होती है, और उसको हम सेपरेट वगैरह भी फ्रीजिंग पॉइंट पे ही करते हैं, सही है। लेकिन तेल की क्वालिटी उसको संभालना भी इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार होता है रिएक्ट करने के लिए लाइट से, हर चीज से टूटेगी। इसलिए आपने देखा जो कीमती तेल होती है उनकी बोतल जो होती है ब्राउन होती है, डार्क होती है। आप जितने भी महंगे तेल होंगे तो उनकी आप बॉटल पर रखेंगे तो डार्क बॉटल में यूवी लाइट और लाइट नहीं पड़ते हैं, उनके डबल बॉन्ड चीजें महफूज रहती हैं। तो आयोडीन वैल्यू से आपकी देख लेते हैं कि ये हाँ, इट टेंड्स टू मेजर द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड इन एन ऑयल। अ हायर वैल्यू मींस मोर डबल बॉन्ड। वो पूरा आपने 1000 मॉलिक्यूल डालता, 1000 के 1000 टाइट्रेशन 0 आ रहा, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड है, तेल बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आपको पोटेशियम आयोडाइड और डालना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होती है यानी उतना ज्यादा डबल बॉन्ड है, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड है उतना बेहतर है तेल, और उसको महफूज करना उतना मुश्किल है। और अच्छा, अब इसमें एक टर्म और यूज करते हैं पर ऑक्साइड वैल्यू, इस तेल की पर ऑक्साइड वैल्यू। ये भी ऑक्सीडेटिव डेंसिटी और उसकी यानी क्वालिटी को शो करते हैं। द ऑक्सीडाइज्ड फैट मॉलिक्यूल दैट एवेंचुअली डिग्रेड टू ऑफ फ्लेवर। अगर वो ऑफ फ्लेवर होगा, क्योंकि जैसे डबल बॉन्ड टूटते हैं ना, क्या होता है कि उसके अंदर ऑफ फ्लेवर क्यों होता है, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है। अच्छा, अब आप रोजा रखते हैं, हम सब रोजा रखते हैं, और जैसे जैसे हम रोजा रखते हैं दिन गुजरता है उतनी ज्यादा मुंह से बदबू आती है, ऐसे ही होता है। और इसको हदीस में है कि लोग कहते थे यार बड़ी बदबू आती है रोजा रखने में, हुजूर की हदीस है बड़ी मुस्तकिल कि रोजेदार की जो बदबू होती है मुंह की, अल्लाह ताला को वो मुश्क से भी ज्यादा अजीज है। अच्छा, मुश्क क्या चीज होता है, ये पैरेनल ग्लैंड होता है हरन का। जब ये पैरेनल ग्लैंड हरन जंगल में, इसके पैरेनल ग्लैंड से ये जो ग्लैंड से ये जो निकलता है सीक्रेशन, इसको कहते हैं मुश्कोन, तो पूरा जंगल महक जाता है। कमाल की बात है, जो बदबू निकलती है वो भी कीटोनिक कंपाउंड है, जिसको अल्लाह ताला मुश्क से प्रॉफिट दे रहे हैं। और मुश्कोन जो है ये भी आपका कीटोनिक कंपाउंड है। और जिस दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम है ना, वो इथियोपिया की कैट के ग्लैंड से हासिल की जाती है, और उस ग्लैंड से जो कंपाउंड निकालते हैं वो सिबियोटॉन कहलाता है, वो भी कीटोनिक कंपाउंड। तो लगा के पूरी दुनिया को खुशबू जहां से आप चाहते हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये खराब भी बन जाता है ये कंपाउंड कीटोन एल्डिहाइड, और ये दुनिया का सबसे यानी फ्लेवर, जबरदस्त फ्लेवर बनता है। जो मैंने आपको मुश्कोन जो है, दिस इज ये हरन के ग्लैंड से, और ये मैंने बताया कि अल्लाह ताला का ये उसकी बुश से भी ज्यादा है। वो हरन का कीमत तो इतनी, उसके सिर्फ ग्लैंड की जो कीमत होती है वो 4 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उससे मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। हरन के गोश्त की कीमत नहीं कि उसके ग्लैंड की कीमत। तो इस तरह से जो एनिमल से जो बनते हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके कुछ परफ्यूम, जैसे मैंने आपको एथियोपिया की कैट का बताया, जैसे सिबियोटॉन निकालता है, खास से इसको ग्रो किया जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो बनता है ना, ये जो डबल बॉन्ड टूटते हैं, जो ये कीटोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये बहुत बदबूदार कंपाउंड होते हैं, लिहाजा ये ऑफ फ्लेवर कर देते हैं। इसलिए मैंने टर्म यूज किया ऑफ फ्लेवर, या फिर तेल के अच्छे तेल को खराब कर देंगे।
इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। पर ऑक्साइड वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि इस तेल में कितनी खराबी आई और कितना यानी इसमें कीटोनिक कंपाउंड बन चुके हैं, और उसकी मेजरमेंट हम चीजें नहीं करते। लेकिन ये वाला जो आपका ये जो खवातीन नेल पॉलिश साफ करती है, ये भी कीटोन होता है, लेकिन वो तो बदबू नहीं करता। मैं जरा इसलिए बताया कि वो नेल पॉलिश आप ये अंदाजा करें इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, क्या नेचर होती है, यानी जो डाइज वाइज होते हैं उसमें उसको यूज करते हैं। तो ये पर ऑक्साइड वैल्यू जो बनते हैं कीटोनिक कंपाउंड, ये हमारे जो मेरे की जो ऑफ फ्लेवर आता है, जो खराब स्मेल आती है, ये सारे यही होते हैं, और इसको हम पर ऑक्साइड वैल्यू टेस्ट से हम इसको डिटरमिन करते हैं। अच्छा, पर ऑक्साइड वैल्यू आर द इंडिकेटर ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन मैंने वही था, चेन रिएक्शन से ऑक्सीडाइज कर गया, और ऑक्सीडाइज करके जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड थे वहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम मिलके एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और वो ऑफ फ्लेवर कर रहा है। पीवी सही है, पीवी इज ग्रेटर देन सही है 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी इंडिकेट दैट एडिबल लिपिड्स हैव प्रोड्यूस सही रिड्यूस द स्टेबिलिटी इन द फिनिश प्रोडक्ट। अगर इतनी वैल्यू इसकी एक्सीड कर जाए 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर केजी से, तो इसके मतलब तेल में खराबी आएगी और आपका कंज्यूमर चीज पुकार करेगा। तो लिहाजा आप इसको बेचने से पहले, वेयर हाउस में पहुंचाने से पहले ये टेस्ट जरूर करने शुरू होगी आखिर में। फिर एनिसिडीन वैल्यू आता है टेस्ट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिपिड ऑक्सीडेशन। आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट ऑफ लिपिड ऑक्सीडाइज कितना बना उसको एनिसिडीन वैल्यू कहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये रह जाए तो आपके दिमाग पे, आपके दिल पे इन सब चीज़ों का असर होता है। एक बहुत ही कॉमन टेस्ट हमारे यहाँ हम लोग करते हैं, मैं आपको तेल हमारे एक दफ़ा में तेल कढ़ाई में डाल दिया, तो भाई एक एक कतरा कीमती है, फेंकना है नहीं। तो और घर में तो फिर भी याद कर लेते हैं, वो जो पकोड़े वाले होते हैं, बाहर कमर्शियल होता है, वो 2020 में जो तेल डाला था ना उसने रख दिया होगा, अभी वो फिर इस दफ़ा रमजान में वही इस्तेमाल कर। जी जी, और जो अच्छे हैं ना, मिसाल के तौर पे चले मैं नाम लेता हूँ, KFC, मैकडोनल्ड है, दे आर नॉट अलाउड टू यूज फोर्क फ्राई। या आप यहाँ पे चले, हमारे दोस्त हैं ये जो लाल किला बाबा है, तो ये लोग भी मतलब 3-4 फ्राइंग के बाद ना ये क्या करते हैं कि वो जो तेल ये हमने मैं उनको सप्लायर हूँ, ये तेल मैंने एक रेस्टोरेंट को दिया, मैंने कहा कि आप तेल करें, उन्हें 3-4 फ्राइंग की, ये तेल मैंने उनको 300 रुपये लीटर दिया, सही है। और फिर वो 3 फ्राइंग करने के बाद मैंने ये 150 रुपये लीटर वापस कर दिया। आप समझ रहे? फिर मैंने उस 150 उसमें मैंने फिर यानी अपनी केमिस्ट्री अप्लाई की और अपनी साइंस अप्लाई की, और इसको मैंने फिर किसी और को भेज दिया। आप यकीन करें, दुबई से ये रिसाइकलिंग तेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो। जी जी, ये पूरी जगह से कोई चीज हम पाकिस्तानी होता क्या चीज़ है कि जब आप तेल को गर्म करते हैं, आप ठंडे तेल में तो कोई चीज़ डालेंगे वो खराब हो जाएगी। जब आप तेल गर्म करते हैं, मैंने आपसे पहले जब तेल का मेल्टिंग पॉइंट या सॉरी जो उसकी टर्म जो होता है उसको स्मोक पॉइंट कहते हैं, यानी एक उसमें स्मोक ऊपर आ जाए और जमा हो जाए, तो इसके मतलब इट इज़ रेडी। उसमें फिर आप डालिए, भले आप लहसुन अदरक डाल के तड़का लगाएं, सही है, यानी लहसुन अदरक डालें तो इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर तेल में जनरेट होता है। मेरे ख्याल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। वो उसको कहते हैं वो तड़के वाली दाल, तड़के वाली निहारी। वो पूछता है आपके आपको कौन सी दाल चाहिए, वो क्या है उसका वो तड़का मार गरम तेल। तो जितना ज़्यादा उसका स्मोक पॉइंट होगा, अगर एक का 230 एक का 235, तो मैं कहूँ 235 इज मोर बेटर देन 230 बिकॉज इट हैज़ द हायर स्मोक। तो स्मोक पॉइंट हाई होगा, क्वालिटी ऑफ ऑयल बेहतर होगी। तो जब आप तेल को हीट करते फिर ठंडा कर देते, फिर अच्छा एक बच्चा आया तो उसने बोला अम्मा से कि माँ से फ्रेंच फ्राई वैसे बनाया, फिर दूसरा बच्चा है मुझे भी चाहिए। अब वो तेल तो ठंडा हो गया, माँ ने फिर तेल गर्म किया। ये प्रैक्टिस हर घर में होती रहती है, आप यानी डाउन। इससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है और तेल के फैटी एसिड तेजी से टूट जाते हैं। तेजी से मुराद को टूटते और फिर एक वक्त आता है एक तीनों फैटी एसिड निकल जाते हैं, 3 फ्री फैटी एसिड बन जाते हैं एक मॉलिक्यूल से, और ग्लिसरॉल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनता है। फिर हीट करते हैं तो उससे वाटर रिलीज करता है और एक कंपाउंड एक्रोलीन बनता है। ये प्रोपा 2-in-1 एल्डिहाइडिक कंपाउंड बनता है एंड दैट इज कार्सिनोजेनिक, और ये कैंसर कॉज करता है। इसलिए तेल को बार बार नहीं करना चाहिए, यानी हीट किया फिर किया फिर किया।
और उसके जो कार्बन वार्बन आते हैं ये हम तेज करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे डॉक्टर वो इस टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप इस टेम्परेचर पे ये जो बॉयल अपना निकल रहे हैं आप कढ़ाई में उसकी बात है। जी, आप अगर उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग फ्राई करते जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा ब्रेकअप करते हैं बस सर मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी जी बस महीने सही 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 आप है। complete मैं करें। मतलब नहीं, भाई नहीं, साहब, हम आपको ज़्यादा नहीं मैं बस खत्म कर लंच में और मेरे लेक्चर का हाई और अच्छा ये स्पेशलिटी है आपने सर की कि बड़ी लंच के अच्छी दौरान इतनी भी बातें आपको बताई है कि सर हमें की- वैसे ही भूख लगनी शुरू हो गई है। बढ़ रही है। तो लंच के दौरान भी सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी 10 मिनट है सर जो है वो क्लोज करेंगे सेशन को और फर्स्ट फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लंच करेंगे 1:15 से 2:30 बजे तक और वहाँ पे सबने बताना है CTC की तरफ से हम आए हैं, चिप ट्रेनिंग कंसल्टेंसी की तरफ वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे क्लोज करते हैं तो फिर हम लंच की तैयारी। और मैं आपसे कहूँगा आप पहले अच्छे से लंच कर लें, वरना हम बातचीत में लगने से तो आपका भी लंच आप करके आपके साथ में फिर इंशाल्लाह इसमें आप ऊपर से अगर पूछे सर आप कंप्लीट करें अगर जी बस ये दो मैं slide हैं। बस 10 मिनट है सर, 10 ये मिनट। तब तक- तो इसलिए आप ऑयल को ना ये जैसे आप कह रहे हैं ना, तो आप अगर एक जैसे कंटिन्यूस एक फ्राइंग के अंदर आप चले जाए दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन जब आप टेम्परेचर को डाउन कर जैसे कहते हैं लोहा को आप गर्म करें और फिर ठंडा करें तो उसकी ताकत खत्म होने लगती है। आप समझ रहे गर्म करें ठंडा, आप गर्म ही गर्म रखें तो चलता रहता है। तो इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली तेल में भी होता है। ऑयल के अंदर आप अगर हीट करेंगे फिर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लाए, फिर दूसरी दफ़ा हीट की दोपहर में शाम में 2-3 तो फिर उसके अंदर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल में से एक मॉलिक्यूल के ऊपर 3 फैटी एसिड लगेंगे तो वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे, टूटेंगे, एक टूटेगा, 2 टूटेगा, फ्री FFA बनने लगेंगे। और फिर आखिर में जो उसका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रह जाएगा यानी 3 कार्बन और तीनों कार्बन पे OH ग्रुप पैदा हो। एक राज की बात मैं आपको और बताऊँ, आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री, नेचर ने इसमें लॉ रखा है जैसे एक नियाम में 2 तलवार नहीं रह सकती। सही है, एक नियाम में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकती। जहां वो आएंगे तो वो टूट जाएंगे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। It is not possible that the 2 OH group they are present on the same carbon. तो इससे 3 कार्बन है तो तीनों पे अलग अलग OH ग्रुप होंगे और वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। फिर जब आप उसको हीट करेंगे तो वो एक्रोलीन बनाएगा। एक्रोलीन जो होगा वो उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं, सही है, उसको हम केमिस्ट्री में प्रोपा 2-in-1 अल कंपाउंड कहते हैं। यानी प्रोपा का मतलब 3 कार्बन, दूसरे और तीसरे के दरमियान डबल बॉन्ड, सही है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के दरमियान और पहले कार्बन पे एल्डिहाइडिक, इसकी केमिस्ट्री ये बनता है। तो अच्छा नेचर ने इसको हमें फिट करके दिया है, इसकी मशीनरी फिट कर दी है हमारी। यू डू नॉट नीड टू टेस्ट इन द लेबोरेटरी। होता तो जीसी पे अब आप कोई खराब समोसा खाएं तेल में, आप एक समोसा खाएं, भूख लग गई 2 खा लिया तो फिर आपको एरिटेट करना शुरू करेगा, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को अनईजी महसूस करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बाजार के सस्ते समोसे खाए ना हम लोगों ने, तो वो जब खाते एक दोनों तो फिर वो पूरा इरिटेट करने लगता है, घर का नहीं करेगा। तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें एक्रिलीन ज्यादा बन चुकी होती है और वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे नेचर हैमरिंग कर रही होती है कि बेटा अब रुक जाओ, यानी ये खराब चीज है, ये आप कोई गलत चीज ले रहे हैं। तो ये नेचर ने इतना सेंसिटिव कंपाउंड है कि नेचर ने इसको हमारे अंदर बिल्ड किया कि जहाँ तेल आपने खराब किया तो फिर आप अनईजी महसूस करने लगते। तो ये होता है। अच्छा ये मैंने इसका दिल और ये खोपड़ी उड़ी थोड़ा इसकी एडवर्स इफेक्ट पूरे बॉडी सिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बस मेरा ये खत्म था क्वालिटी ऑफ ऑयल। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट, तकरीबन 50-60 मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, लेकिन एक टेस्ट आप हमेशा याद रखिएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट है जिससे आप फिंगर प्रिंट ऑयल के मालूम कर लेते हैं कि ये ऑयल है क्या। और जीसी के जरिए आप टाइम टू टाइम ये मालूम कर सकते हैं इस ऑयल में कितना खराबी आई है। उसी के जरिए आप मालूम कर सकते हैं कितना सिस ट्रांस पे चला है। लेकिन FFA और ये जो है जो ऑक्सीडेटिव डेंसिटी है, तो रिफाइनिंग के अंदर जो सबसे बार जो रिफाइनिंग ऑफ ऑयल आप FFA को रिमूव कर रहे हो, ओके ना, रिमूव